हेलो एवरीवन, मैं विनय प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं फ्यूचर वैल्यू फंक्शन के बारे में। हम कैसे एक्सेल में से कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जो हम कैसे कन्वेंशनल अप्रोच होता था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाने का, तो उसको भी हम इस्तेमाल करके देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करके हम एक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि जो हम बहुत ही कन्वेंशनल अप्रोच होता है, उसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू को, वो पहले जानते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 1 लाख रुपीज़, जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज़ है। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द 5 ईयर इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा वो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता था उस पर ही आपका इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता था और उसमें कोई कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल उस पर तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही है, और साथ ही साथ जो आपका इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ है ओवर द अर्लियर इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ है जो आपकी अर्लियर प्रीवियस पीरियड्स में, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। दैट मीन्स वहाँ पर वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि अगर मैं बोलूँगा कि भाई 1 लाख रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया, इंटू 1 प्लस दिस, करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका 1 साल के एंड के बाद ये जो 1 लाख रुपए में भी इन्वेस्ट कर रहे थे उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,12,000 रुपये। ठीक है ना। अब ये जो अमाउंट है, अगर मैं बोलूँगा कि भाई ये जो अमाउंट है मेरा 1 साल के बाद, इसमें क्या प्रिंसिपल भी है और आपका इंटरेस्ट पोर्शन भी है। अब एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ये क्या होगा, ये 1 लाख जो वैल्यू है इसका एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर क्या होगा। तो 1 साल में आप देखो कि इतना आपका इंटरेस्ट प्लस उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट भी है और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है। अब जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें आप क्या कर सकते हो भाई, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इंटू 1 प्लस दिस, 1 प्लस सॉरी, ये आपका ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। फिर आप थर्ड ईयर में अगर मैं पूछूँ कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर क्या होगा, तो देखो सेकेंड ईयर के एंड में आपका इतना एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इस पर आपको क्या 1 प्लस हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर आपका एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर क्या होगा, दिस इंटू 1 प्लस दिस। फिर क्या हुआ आपका ये इंटू 1 प्लस दिस। जैसा मैंने आपको बोला, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से। तो मतलब 5 साल के बाद जो मैं 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी ये। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि पहला जो साल था उसमें आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, 12,000 एक्यूमुलेट हुआ। फिर जो ये जो अमाउंट हुआ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में क्या हो गया, इसमें देखो इसमें आपका प्रिंसिपल पोर्शन भी है और इंटरेस्ट पोर्शन भी है। अब इस पे क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल पे भी हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट में एक्यूमुलेट हुआ था 12,000 उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिला, तब ये जाके आपका इतना बढ़ गया। तो वही मैंने आपको बोला ना कि कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलता है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट आपका है प्रीवियस पीरियड्स में उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आप देखोगे कि उसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको दिखता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है। तो अब इसको आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला अगर हम लगा के कैलकुलेट करते थे वो कैसे करते थे, तो हम करते थे इस तरीके से। तो हमने क्या किया कि भाई ये सेलेक्ट कर लिया, इनटू हमने किया 1 प्लस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया टू द पावर ऑफ एन। तो पावर ऑफ एन क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करते थे, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, है ना। तो उसी तरह अगर मैं बोलूँगा कि भाई एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या होगा, तो मैं सेलेक्ट करूँगा दिस मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टू द पावर ऑफ 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर ऑफ 1, करेक्ट। सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये आपका दिस इंटू 1 प्लस ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया टू दी पावर आपका 2। सो थर्ड ईयर में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर दिस इंटू 1 प्लस टू दी पावर आपका 3। फोर्थ ईयर में आपका हो जाएगा एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर ये 1 लाख जो आप इनिशियल इन्वेस्ट किए हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस मच। तो यही वैल्यू हम एफ वी फंक्शन की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एफ भी लिखता हूँ। आपसे पूछा जा रहा है रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका ये, बिकॉज यहाँ जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट जो आपका है वो पेड हो रहा है एनुअली। ठीक है, तो 12% आपका हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है NPER, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग पीरियड। तो ये 5 साल के लिए आपका टोटल नंबर ऑफ इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा, है ना। तो ये 5 हो गया, कॉमा PMT।
तो जो पीएमटी है वो यहाँ पर क्या है, द पेमेंट विच इज़ मेड ईच पीरियड। तो देखो यहाँ पर हम कोई एन्युटी का केस नहीं आ रहा, दैट इज़ हम कोई एक फिक्स्ड या कांस्टेंट पेमेंट हम लेट्स से मंथली कर रहे हैं या फिर हर साल कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ जो भी पेमेंट किए हैं वो एक इनिशियल लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीएमटी आपका हो गया ज़ीरो। तो देखो यहाँ पर जो आप देखोगे ये पीएमटी के आगे में कोई ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये आपका रिक्वायर्ड है। बट अगर आप इसको जीरो पुट कर रहे हो तो आपको पीवी फंक्शन जो है ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो यहाँ पर पीवी क्या हो गया मेरा 1 लाख रुपीज़। तो जो प्रेजेंट वैल्यू वो क्या है 1 लाख, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जो अमाउंट है ये वो मेरा क्या पॉकेट से जा रहा है, दैट इज़ कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो हमको माइनस साइन देकर ये सेल को सेलेक्ट करना होगा। और जो इंटरेस्ट है वो मेरा क्या होगा, अर्नड एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पर आइदर आप जीरो और वन सेलेक्ट कर सकते हो। तो जीरो आपका हो गया एट द एंड ऑफ द पीरियड, वन होता है द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो ये मेरा अगर नहीं आप सेलेक्ट करते हो कुछ भी, तो आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड ही बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है दैट इज़ एंड ऑफ द पीरियड वही रहने देता हूँ। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पर भी जो मेरी वैल्यू है वो सेम आ गई, है ना। तो जो मेरा फ्यूचर वैल्यू है वो क्या हो जाएगा कि अगर मैं जो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ आफ्टर द एंड ऑफ द 5 ईयर, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1,76,234 रुपीज़ होगी। तो ये तो हो गया कि आप ए बी फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास एक प्रपोजल आया जहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई आपको 3 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना होगा और आफ्टर द एंड ऑफ द 10th ईयर आपको इतना 6 लाख रुपीज़ मिलेगा। बट उसमें एक राइडर भी डाला कि आपका जो पैसा है वो इनिशियल उसमें लॉक इन पीरियड रहेगा 3 ईयर्स का, मतलब 3 साल तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते ये 3 लाख रुपीज़ जो भी आपने डाला है। अगर आपको कुछ इमरजेंसी होता है और आप निकालना चाहेंगे तो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे करना चाहिए। और अभी हमने एवरी फंक्शन के बारे में जाना, तो क्या मैं ये फ्यूचर वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करके ये जान सकता हूँ कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो वाइज रहेगा कि नहीं मेरे लिए, ठीक है। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखो सबसे सिंपल चीज़ है कंपेयर करने के लिए कि मैं बैंक में अगर अपना पैसा डालूंगा, फिक्स डिपॉजिट करता हूँ, तो 10 साल के लिए अगर आप कर रहे हो तो मेरे ख्याल 6.5 से 7% के आसपास होगा। तो मैं उसका एक एवरेज ले लेता हूँ कि लेट्स से 6.75% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ठीक, तो मेरा ये जो 3 लाख रुपीज़ है वो क्या एक लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो ये मेरा फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट वैल्यू हो गया। और आफ्टर दी 10th ईयर जो ये जो प्रेजेंट वैल्यू हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं एट लेट्स से 6.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बैंक में मिल रहा है, तो उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 3 लाख रुपीज़ हो गई। और आपका जो टेन्योर है वो क्या है, 10 ईयर है। अब देखो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मैंने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि बैंक में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कंसिडर्ड सेफ और आपको विश्वास होता है कि भाई इतने साल के बाद इतना तो आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि जो बैंक्स होते हैं उसमें अगर मान लो कल को बैंक आपका बैंकरप्ट हो जाता है या कोलैप्स कर जाता है, तो जो अमाउंट है आपका वो इंश्योर्ड रहता है थ्रू डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो कि एक सब्सिडियरी है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भी डिपॉजिटर है उनका 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो आपका इंश्योर्ड रहता है। तो कल को अगर मान लो बैंक कोलैप्स कर जाता है और आपका लेट्स से 5.5 या 6 लाख रुपीज़ है आपका उस बैंक में, तो वो 5 लाख तक का इंश्योरेंस रहता है कि भाई 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो इतना बड़ा इंश्योरेंस आप हो सकता है कि ये सब इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आपको नहीं देंगे। तो मैंने इसीलिए कंसिडर किया बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसको कंसिडर किया। तो हमने यहाँ पर एफ बी फंक्शन को अप्लाई करना है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। एफ बी आपसे पूछा जा रहा है रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है 6.75 कॉमा एन पी ई आर दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग पीरियड। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 10 ईयर्स हो गया। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है पेमेंट, तो हम यहाँ पर कोई भी एन्युटी या फिर कांस्टेंट पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं ईच पीरियड, तो उसको हम जीरो सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है पीवी, तो पीवी आपका क्या है प्रेजेंट वैल्यू, तो इट इज़ अ कैश आउटफ्लो। तो माइनस साइन देकर हम ये पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करते हैं। और ये जो है आपका टाइप, तो वो कॉमा देके हम ज़ीरो या फिर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ज़ीरो नहीं भी पुट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका एट द एंड ऑफ द पीरियड सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। दैट इज़ वो ज़ीरो ही समझेगा उसे। तो ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो जो मेरा अमाउंट आ रहा है निकल के 5,76,501 रुपीज़। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये मुझे ज़्यादा सेफ़र फील होता है अगर मैं बोलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 24,000 का ही सिर्फ डिफरेंस है। तो अगर बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंसिडर टू बी मच मोर सेफ़र। दूसरा चीज़ ये है कि आपका 5 लाख तक का इंश्योरेंस भी किया रहता है, कल को कुछ होता भी है तो आप एश्योर्ड रहोगे भाई कि मुझे इतना पैसा तो मिल ही जाएगा। थर्ड चीज़ ये भी हो रहा है कि इसमें कोई लॉक इन भी नहीं है। कल को अगर मैं चाहूँगा कि मुझे एफडी तोड़ना है तो मैं इजीली ये पैसा निकाल सकता हूँ। हो सकता है कुछ वो चार्जेस वगैरह काटेंगे या कुछ पेनल्टी लगेगा, बट एक
एश्योर्ड है ना कि मुझे चिंता नहीं रहेगी मेरा पैसा कहीं डूबेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरा कहीं डूबेगा। तो आप उस हिसाब से जुडिशियस कॉल ले सकते हो। अब आप लेट्स से म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि भाई कि अगर आप लेट्स से कोई लमसम इन्वेस्ट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो आप प्रीवियस कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह देखोगे तो 12 या 13-14% आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ इंटरेस्ट रेट 14% डाल के आप चेक कर सकते हो। तो आप उस हिसाब से जुडिशियस कॉल ले सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, आई विल गो विद द लमसम इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड। तो आपको वहाँ पर रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो आप इस तरीके से अपना एक कॉल ले सकते हैं, बिकॉज अगर हम कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट लेट्स से बैंक में कर रहे हैं, तो वो एक इट्स अ सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो अगर मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूँगा तो बैंक का जो मुझे रिस्क फ्री रेट मिल रहा है, प्लस दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें मैं कुछ एक रिस्क प्रीमियम भी डिमांड करूँगा, बिकॉज मैं वो रिस्क भी तो ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो जो रिटर्न आ रहा है इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू दी बैंक का एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मैं उसमें ही कर लूँगा, या फिर मैं अगर कोई म्यूचुअल फंड मुझे लगता है मैं उसमें कर लूँगा। तो इस तरीके से आप एक जुडिशियस कॉल ले सकते हो, और उस वो जो स्कीम है और वो जो इंस्ट्रूमेंट है आप उसको उस तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो में जानने को मिला होगा कि हम किस तरीके से एबी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू फंक्शन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।